हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आई एम सी एस आइशना सोलंकी एंड टुडे इन दिस वीडियो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ हाउ टू गेट एन ऑल इंडिया रैंक इन जस्ट 30 डेज। यस, यू हर्ड इट राइट। ऑल इंडिया रैंक सबकी इच्छा होती है कि यार ऑल इंडिया रैंक आ जाए, सारे सब्जेक्ट साथ में क्लियर हो जाए, हम अच्छा सा स्कोर कर लें। एंड ये सब क्या 30 डेज में पॉसिबल है? यस, डेफिनेटली है। मुझे भी ऑल इंडिया रैंक 19 आई थी और वो इसीलिए आ पाई थी क्योंकि मुझे वो छोटी छोटी चीज़ें जो बाकी बच्चे लैक कर जाते वो पता थी कि कैसे करनी है। एंड ये स्टार्टिंग से प्लान करते हैं। दो तरह के बच्चे होते हैं। सबसे पहले जो स्टार्टिंग से मेहनत करते हैं, जो फर्स्ट डे से कंसिस्टेंट रहते हैं एंड आखिरी तक बहुत कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ाई करते हैं, अपना सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करते हैं, रिविजन करते हैं एंड उनका एम स्टार्टिंग से ही ऑल इंडिया रैंक होता है। ठीक है। दूसरी तरह के बच्चे वो होते हैं जिनका स्टार्टिंग से तो नहीं होता, बट ये जैसे एग्ज़ाम आती है तब उनका एफिशिएंसी लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो जितना टाइम है उसमें ही इतनी फुल कैपेसिटी के साथ मेहनत करके पढ़ लेते हैं कि उनकी ऑल इंडिया रैंक आ जाती है। यस, दोनों तरह के बच्चे एग्जिस्ट करते हैं। मैंने काफ़ी लोग ऐसे भी देखे हैं जो लास्ट मोमेंट पे पढ़ के भी ऑल इंडिया रैंक ले आते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो स्टार्टिंग से बहुत पढ़ते हैं तब जाके ऑल इंडिया रैंक आ पाती है। स्टार्टिंग से मेहनत ज़रूरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यस, अगर आप 30 डेज भी बहुत अच्छे से कुछ टिप्स ट्रिक्स टेक्निक्स के साथ में प्लान करके पढ़ेंगे तो 30 डेज भी मोर देन इनफ होते हैं ऑल इंडिया रैंक लाने के लिए। ओके। ऑल इंडिया रैंक आती कैसे है? जब हमारा एग्रीगेट बनता है एंड यस, जो हमें एग्जेम्पशन चाहिए होती है कुछ सब्जेक्ट्स में, वो एग्जेम्पशन हमें आ जाती है, एक प्रॉपर मार्क्स हमारे सेट हो जाते हैं, उसके बाद में ऑल इंडिया रैंक तो आ ही जाएगी। अब उसके लिए आपको कुछ चीज़ें जो फॉलो करनी ज़रूरी है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी रिवीजन है। मैं हर बार अपनी वीडियोस में सबसे ज़्यादा फोकस करती हूँ, सबसे ज़्यादा मैं रिवीजन पे ही करती हूँ कि आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितना ज़्यादा पढ़ रहे हैं या फिर आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है कि नहीं, बट यस, जो आपने पढ़ा है वो आपके दिमाग में सेट है कि नहीं, वो जब एग्ज़ाम में पूछा गया तो आप लिख पाते हो कि नहीं। अगर आपको बुक में मॉड्यूल में 5 पॉइंट दिए हैं तो क्या आप एग्ज़ाम में वो 5 की 5 पॉइंट नोट करके आ रहे हो, लिख के आ रहे हो? जो एग्जामिनर है, पेपर चेकर जो है, वो जब मॉडल आंसर से आपके आंसर्स चेक करेगा तो क्या आपके उसमें वो वाले लीगल वर्ड जो वो चाह रहा है कि आपके आंसर में हो वो होंगे कि नहीं? उसके लिए रिवीजन ज़रूरी है। रिवीजन कैसा होना चाहिए? रिवीजन भी कोई बहुत तीन तूफान और बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। रिवीजन भी बहुत ईजी है। आपको क्या करना है, आप जब आप पढ़ रहे हो तो आज पढ़ने के बाद में आपको उस चीज़ को 24 आवर्स के अंदर ही एक बार रिवाइज करना है। I11 की टेक्निक मैंने बहुत बार आप लोगों को बताई है, एक बार फिर बता देती हूँ कि आप लोगों को आज जो आपने पढ़ा उसको विदिन 24 आवर्स आपको रिवाइज करना ही है। तो आपको हार्डली आधा घंटा या 1 घंटा लगेगा उस चीज़ को रिवाइज करने में, पर आज जो आपने पढ़ा वो 24 आवर्स में आप रिवाइज करोगे एंड एक वीक के अंदर ही वो आप फिर से रिवाइज करोगे। फ़र्क नहीं पड़ता है आप आगे कितना भी पढ़ लो, लेकिन पीछे का पढ़ा हुआ अगर याद नहीं है ना तो सब वेस्ट हो जाएगा एंड कोई मतलब ही नहीं है इतनी स्टडीज़ का। इसीलिए जितना पढ़ रहे हो कोशिश करो कि आपको पुरानी चीज़ें रिटेन रहे, आप आगे भी पढ़ते जा रहे हो एंड पीछे का भी आपके दिमाग में सारी चीज़ें सेव है, आप कुछ भूल नहीं रहे हो। ठीक है। उसके लिए ज़रूरी यही है कि आप आज जो पढ़ रहे हैं 24 आवर्स में उसको रिवाइज करें एंड आज जब पढ़ा तो उसकी डेट लिख लीजिए एंड विदिन 7 डेज फिर से संडे हो गया मंडे हो किसी भी दिन आप सेट कर लीजिए कि आज के टॉपिक का 7th डे कब आ रहा है। 7 डेज के अंदर फिर एक बार रिवाइज करिए। खुद देखना, आप 2 बार जब ये अच्छे से रिविजन कर रहे हैं ना, फिर सिलेबस होने के बाद फिर एक रिवीजन जब करोगे आराम से आपकी चीज़ें अच्छे से हो जाएंगे ना। आपको जितना पढ़ा है सब याद रहेगा। इतना रिवीजन काफ़ी होता है हमारे सबकॉन्शियस में फीड करने के लिए। उस चीज़ को 3-4 बार प्रॉपर टाइम पे हमारे दिमाग में जब हम उसको लेके जाते हैं तो वो सेव हो ही जाती है। गाने तो ऐसे ही याद होते हैं ना, 2 बार 3 बार 4 बार सुन लिया, पूरे गाने के लिरिक्स हमको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक याद हो जाएंगे। सिलेबस क्यों नहीं होता? क्योंकि हम इतना इंटरेस्ट के साथ और वैसे पढ़ते नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है अरे यार बोरिंग है, क्यों ही पढ़ना है, वो वाली चीज़ हो जाती है। लेकिन यस, थोड़ा सा अगर आप फोकस करेंगे, थोड़ा माइंड को समझाएंगे कि याद रखना ज़रूरी है, उस अकॉर्डिंग अगर आप 7th डे पे फिर से रिवाइज करेंगे, 1 डे रिवीजन करेंगे, आराम से आपको सब याद रहेगा एंड इतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। ठीक है। सबसे पहले तो अभी पढ़ा, पढ़ने के बाद अभी एक बार पूरा लास्ट पेज तक आए तो फर्स्ट पेज को फिर से पूरा रिवाइज कर लिया आखिरी तक, फिर नेक्स्ट डे उठ के आपने 1 डे रिवीजन जो है वो किया एंड देन 1 वीक रिवीजन जब आपने कर लिया तो I11 टेक्निक जो है इमीडिएटली 1 डे 1 वीक के अकॉर्डिंग आपका बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा एंड आपकी रैंक पक्की है। ठीक है।
अब सेकंड टेक्निक जो मैं आपको बता रही हूँ वो यही है कि कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है। 30 डेज़ लेफ्ट है, ये नहीं होगा कि हाँ ठीक है थोड़ा आज कम पढ़ा कल ज़्यादा पढ़ लेंगे, नहीं। 30 डेज़ फुल सैक्रिफाइस मोड ऑन, आपका सैक्रिफाइस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आप लोगों को हर चीज़ बहुत अच्छे से सैक्रिफाइस करनी है, कितना भी कोशिश कर लो, अगर आप सैक्रिफाइस नहीं करते हो ना रैंक नहीं आ सकती है। ठीक है, तो आप लोगों को सैक्रिफाइस करना बहुत ज़रूरी है। अब जितने पार्टी फंक्शन जो भी है सब छोड़ दो, अब बस लग जाओ पढ़ाई में कि बस 30 डेज़ पढ़ाई करनी है। मैं एग्ज़ाम ख़त्म करूँगी, उसके बाद जितना एंजॉय करना है उतना करूँगी, चाहे घर में शादी है फंक्शन है जो है, हर चीज़ अब करो सैक्रिफाइस, क्योंकि अब टाइम नहीं है इन्जॉय भी करने का एंड ये सब कर होता है पढ़ाई भी करने का, इसीलिए। ठीक है, तो कंसिस्टेंट रहो, एक भी दिन आपका ब्रेक नहीं होना चाहिए। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आप लोगों को अब सोशल मीडिया सभी चीज़ों को बंद करना है। अभी का ही टाइम है जहाँ पे सारे टीचर्स अमेंडमेंट लेक्चर डालते हैं, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाती है। अभी के ही टाइम में आप लोगों को बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी बताई जाएंगी। तो आप लोगों को एक ये भी होगा कि यार अगर अभी फ़ोन बंद हमने कर दिया तो ये सब चीज़ें छूट जाएगी। इसके लिए टेलीग्राम रखो, व्हाट्सएप रखना है व्हाट्सएप रखो, बट यस व्हाट्सएप को म्यूट रखो। जब भी आप पूरे दिन में एक बार फ़ोन उठाते हो शाम के टाइम, उस टाइम पर बस देख लो क्या इंपॉर्टेंट आया है। बाकी इंस्टाग्राम ज़रूरी नहीं है, बाकी के जितने सोशल मीडिया साइट्स है, फेसबुक हो गया, बाकी जितने आपके सोशल मीडिया साइट्स है सब बंद कर दो। मैं तो कह रही हूँ यूट्यूब के नोटिफिकेशंस भी म्यूट कर दोगे अगर तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब को भी थोड़े टाइम के लिए म्यूट करके रख दो कि हाँ आप दिन में जब पूरे दिन में एक आध बार जब उठा रहे हो तब उस टाइम पे देख लिया, कोई इंपॉर्टेंट वीडियो है तो वो। बाकी यस यूट्यूब भी म्यूट कर दो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम क्लियर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए अब ये भी टाइम नहीं है कि अभी भी हम फ़ोन देख रहे हैं, रील स्क्रॉल कर रहे हैं, पूरा पूरा दिन उसमें निकाल रहे हैं, क्योंकि एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप समझ लो, अगर रैंक का सोचा है ना, तो इस चीज़ के लिए तो आपके लिए एक एक मिनट अब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसके लिए आपको फ़ोन सैक्रिफाइस करना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़े से स्ट्रांग बन जाओ कि सिर्फ 30 डेज़ लेफ्ट है, मुझे अपनी जान लगानी है 30 डेज़ में, एंड यस मुझे खुद को प्राउड फील करवाना है, रिजल्ट वाले दिन रैंक लेकर आनी है। उसके लिए यही कोशिश करो कि आप अब सोशल मीडिया से हर जगह से आप हट जाओ। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी दिन के लिए अगर आप सोशल मीडिया सब बंद भी कर दोगे तो वो कुछ बहुत ऐसे तीन तूफान नहीं हो जाएगा, कुछ छूट नहीं जाएगा आपका। ठीक है, तो उसको प्लीज़ बंद कर दीजिए। एंड जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है कि जहाँ अमेंडमेंट्स आ सकते हैं, जैसे यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप पे कुछ ग्रुप्स हो गए, टेलीग्राम हो गया, उन्हें म्यूट करके रख दो। दिन में आप खुद टाइम निकालिए। मैं कह रही हूँ ना, हमारे माइंड को भी थोड़ा रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत होती है। पूरा पूरा दिन अगर आप पढ़ोगे ना खुद थक जाओगे। ठीक है, तो मैं फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ यही बताने वाली हूँ कि आप लोगों के लिए रिफ्रेशमेंट भी ज़रूरी है। तो उसके लिए दिन का हाफ एन आवर जो है, हाफ एन आवर आप फ़ोन के लिए रखिए कि यस अभी जैसे मन भी कर रहा है ना फ़ोन उठाना है, फ़ोन देखना है, कुछ आ तो नहीं गया, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट चाहिए, तो उसके लिए ये सोचो कि अरे शाम का जो टाइम है ना, अगर मैंने अभी फ़ोन चला लिया तो मुझे रिग्रेट होगा बाद में। इसीलिए शाम का एक टाइम डिसाइड करके रखिए कि इस टाइम पे मैं फ़ोन उठाऊंगी एंड आधे घंटे मैं सिर्फ फ़ोन ही चलाऊंगी और कुछ नहीं करूंगी। मेरे साथ भी होता था, मैं जब पढ़ती थी और मुझे पता था मुझे रैंक लेकर आनी है, मुझे इसी अटेम्प्ट में क्लियर करना है, ये सब्जेक्ट्स में एग्जामिशन चाहिए, तो हर चीज़ जब मैं ऐसे करती थी ना, तो मेरा पूरा प्लान रहता था कि मुझे इस बार ये एम है मेरा। तो जब एम डिसाइड होता था ना, तो उसके बाद फिर मेरे मन में ऐसे फ़ोन चलाने की इच्छा भी होती थी, तो मैंने एक टाइम डिसाइड कर लिया था कि मैं हाफ आवर सिर्फ फ़ोन चलाऊंगी। तो मैं ऐसे करती थी कि मेरा जो टी टाइम रहता था 6 से 6:30 हो गया, या फिर कभी कभी 5:30 से 6, जो भी मैं हाफ आवर का एक टी टाइम रखती थी शाम के टाइम, मैं उस टी टाइम पे चाय पीती थी शांति से और आधे घंटे सिर्फ फ़ोन चलाती थी। पूरा दिन का जितना भी था ना वो फ़ोन चला लेती थी मैं, ताकि मेरे अंदर भी एक सेटिस्फेक्शन आ जाए, ठीक है मैंने फ़ोन भी देख लिया है। वैसे मैंने सोशल मीडिया सब तो बंद कर ही दिया था, बट येस यूट्यूब, क्योंकि मुझे लगता था कि हाँ थोड़ा यूट्यूब और उस पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ना आ जाए, तो थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए मैं यूट्यूब भी देख लेती थी। थोड़ी देर अगर मेरा मन करता था तो मैं ऐसी कोई शॉर्ट क्लिप्स हो गई वो देख लेती थी कि मूड रिफ्रेश हो जाए थोड़ा सा। वो सब देखने के लिए हाफ एन आवर मैंने मेरा फ़ोन का रखा था। तो मैं टी टाइम पे हाफ आवर फ़ोन चलाती थी, ताकि मेरे ऐसे दिन में भी अगर पढ़ते टाइम मन में आता था यार फ़ोन चलाना है, कहाँ है फ़ोन, क्या है, तो मैं मेरे रूम में तो रखती नहीं थी, मैं फ़ोन दूसरे रूम में रखती थी कि मुझे मेरे रूम में नहीं रखना है। अगर आसपास भी रहा ना तो हाथ जाता ही है, इट्स ह्यूमन टेंडेंसी है ना। इसीलिए दूसरे रूम में रखती थी, और फिर जब भी मन करता था तो फिर मैं उसको ऐसे सोच लेती थी, अरे ठीक है वो हाफ आवर का तब टाइम है ना तब चलाऊंगी। थोड़ी देर के लिए भी उठाए ना, आप खुद ही देखना, आप अगर 5 मिनट के लिए भी उठा रहे हो ना, कहाँ आपका आधा घंटा 1 घंटा चला जाएगा ना फ़ोन में, आपको भी नहीं पता होगा। आप चालू कुछ और चीज़ करने जाओगे, कुछ और चीज़ पे हाथ चला जाएगा, वो रील्स और वो सारी चीज़ें स्क्रॉल करने में आपका गया टाइम। इसीलिए कोशिश यही करो कि हाफ आवर जब भी आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आपको सही लगता है उस टाइम पे आप हाफ आवर फ़ोन का इनकॉर्पोरेट करो अपने टाइम टेबल में, एंड उस टाइम पे सिर्फ फ़ोन चलाओ। शांति से भूल जाओ कि हाँ हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, बस आधे घंटे फ़ोन चलाओ एंड टाइमर लगा के फ़ोन चलाना। ठीक है, हाफ आवर फ़ोन चलाओ और फिर उसके बाद जैसे ही टाइमर ख़त्म हो बैक टू स्टडीज़। रोज़ का आधा घंटा अगर आप फ़ोन के लिए भी रखते हो ना,
कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि माइंड भी थक जाता है, तो थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट उसको भी चाहिए, है ना। तो खुद के लिए हाफ आवर फ़ोन को भी दो, एंड यस थोड़ी देर वॉक करो, थोड़ी देर होता है खुद की इच्छा का, आपको कुछ काम करने की अगर इच्छा है तो थोड़ी देर होता है पावर नैप ले लो, शांत हो जाओ, क्योंकि माइंड थक जाता है, पढ़ाई करते करते थक जाता है, तो उसको रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत होती है, इतना आप भी समझो। अगर आप कंटिन्यू पढ़ोगे ना तो आप खुद देखना 15-16 डेज़ के बाद ही आप इतने ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाओगे ना कि नेक्स्ट डे आपकी पढ़ने की भी हिम्मत नहीं होगी। इसीलिए बस ऐसा मत करो कि पढ़ ही रहे हो, एग्जॉस्ट ना हो, इसके लिए आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आप प्रॉपर ब्रेक्स भी ले रहे हो बीच बीच में। क्योंकि मैंने भी आपको जो मेरे लास्ट वीडियो में टाइम टेबल बताया 30 डेज़ का, मैं उसमें ऐसे ही करती थी। मैं कभी भी ऐसे नहीं करती थी कि मैं बस पढ़े जा रही हूँ कंटिन्यू। 3 घंटे का स्लॉट, फिर हाफ एन आवर का ब्रेक, 2 घंटे का स्लॉट, फिर आधे 1 घंटे का ब्रेक। मैं ऐसे ही ब्रेक्स के साथ में पढ़ी हूँ हमेशा। कभी भी ऐसा नहीं है कि हाँ सुबह से बैठे रात तक बस बैठे ही हैं। खुद देखना एफिशिएंसी लेवल पूरा चला जाएगा, मतलब भी नहीं, जो पढ़ रहे हो वो भी याद नहीं रहेगा। इसलिए ध्यान यही रखो कि आपके उसमें भी रिफ्रेशमेंट के लिए आप थोड़ा थोड़ा टाइम ज़रूर निकालो। बिना रिफ्रेशमेंट के आप खुद देखना आप नहीं कर पाओगे। ओके। एंड फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो ज़रूरी है वो यही है कि आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप मॉड्यूल के साथ में, एक तो सबसे पहले आप मॉड्यूल करो, साथ में आपके जितने इंस्टीट्यूट के नोट्स है जो आप देख रहे हो, जिस भी कोचिंग से आप पढ़ रहे हो उसके सारे नोट्स अच्छे से करो, एंड साथ में स्कैनर सॉल्व करते चलो। ऑल इंडिया रैंक लाने की एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक यही होती है कि रैंकर्स को ये पता होता है कि एग्जाम में क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे। नॉर्मल बच्चों और रैंकर्स में फ़र्क बस यही होता है कि रैंकर्स जो होते हैं उनकी स्ट्रैटेजी यही होती है कि उन्हें पता होता है एग्जाम में क्वेश्चन किस पैटर्न के आएंगे, जो कि नॉर्मल बच्चे लैक कर जाते हैं। अगर आप ये सोचोगे ना कि पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद आप उठाओगे और उसके बाद आप पूरा देखोगे कि हाँ ये चैप्टर की ये स्कैनर में ये था, पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद अगर आप स्कैनर सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना, सोचोगे करने की, पॉसिबल नहीं है, आप नहीं कर पाओगे। इसीलिए ध्यान रखो कि आप जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो, चैप्टर खत्म होते से फटाफट उस चैप्टर की स्कैनर उठाओ एंड एक बार बस गो थ्रू कर लो कि अच्छा इसमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट टाइम फिर जब उस चैप्टर का रिवीजन करो फिर स्कैनर उठाओ, फिर एक बार देखो कैसे क्वेश्चन, 2 या 3 बार में आपके दिमाग में प्रिंट हो जाएगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एंड जो क्वेश्चन पेपर बनने वाला है ना वो इन्हीं क्वेश्चंस के इर्द गिर्द यहीं आसपास बनने वाला है, और इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पेपर ऐसा ही बनता है। इसीलिए स्कैनर सॉल्व करते चलो। एंड येस जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए प्लीज़ गिव एटलीस्ट 1 मॉक टेस्ट पेपर। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज़, भले ही थोड़ा सा टाइम निकाल लेना, 3 घंटे का टाइम निकाल लेना, पर प्लीज़ मॉक टेस्ट पेपर देना ज़रूर। बिना मॉक टेस्ट पेपर के प्रॉमिस करो खुद से एग्ज़ाम लिखने नहीं जाओगे। मुझे पता है मैं एक अटैम्प्ट में जब पास नहीं हुई थी तो मुझे बाद में बहुत ज़्यादा फील हुआ था कि यार मैंने इस अटैम्प्ट में ना ही मैंने कुछ क्वेश्चंस अच्छे से देखे थे, टाइम कम था इसलिए, ना ही मैंने मॉक टेस्ट पेपर दिया था। मुझे पता है 30 दिन आप लोगों को लग रहा है कि बहुत कम टाइम है, इसमें कैसे हो पाएगा, बट येस अगर आप प्लान करोगे ना आराम से हो जाएगा। अब ऐसा यही है कि आप लोगों को बस प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। जिसकी प्लानिंग इस मोमेंट पर सही हुई ना वो एग्ज़ाम भी क्लियर करेगा एंड येस रैंक भी आ जाएगी। इसीलिए प्लीज़ मॉक टेस्ट पेपर भी दो एंड टाइमली कोशिश करो आपका सिलेबस हो जाए, एंड उसके बाद में एटलीस्ट 1 ज़रूरी है, 1 तो 2 कम से कम, और उसके बाद में बाकी जितने भी है स्कैनर्स देखते जाओ, क्वेश्चंस देखते जाओ, बट येस राइटिंग में एक मॉक टेस्ट पेपर दो। ओके। अब अगर आप यहाँ तक वीडियो में आए हो तो एक बोनस टिप दे देती हूँ कि जब एग्ज़ाम में आप पेपर लिखोगे ना तो हर कोई ये बोलता है कि स्टार्टिंग के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सिलेक्ट करो एंड बेस्ट क्वेश्चंस लिखो, बट येस मैं ये कहूँगी कि इम्पॉर्टेंट है कि आप अच्छे क्वेश्चंस चूज़ करके स्टार्टिंग के 3-4 आंसर्स बहुत अच्छे से लिखो, बट येस सबसे ज़्यादा ज़रूरी उन आंसर्स के साथ में प्रेजेंटेशन भी है। प्रेजेंटेशन मेरा मतलब है राइटिंग। अगर आपकी राइटिंग बहुत ज़्यादा बुरी है तो आप टाइम तो नहीं है वर्क करने का, बट येस कोशिश करो कि मिनिमम 4 to 5 आंसर जो आप एग्ज़ाम में लिखने वाले हो हर सब्जेक्ट में वो बहुत ब्यूटीफुली लिखो। क्योंकि आप खुद देखना कि जो बच्चे पास हुए हैं एक बार उनकी कॉपी मंगवा के आप देखना और उनकी एक बार देखना कि मार्क उनके जो चेकिंग करने वाले ने मार्क्स कितने दिए हैं, एंड सेम दूसरे बच्चे की हैंडराइटिंग लिखना जो फेल हुआ है एंड उसके मार्क्स कितने आए हैं। आपको खुद को समझ आएगा कि जो भले ही बच्चे कम पढ़ते हैं या फिर वो जो होता है ना कि जो पास हो गए, हमको लगता है यार इसने तो हमसे कम पढ़ाई करी है पास हो गया, उसका पेपर अच्छा था, इतना समझना। हो सकता है पढ़ाई आपने और उसने दोनों ने इक्वली बहुत अच्छी करी हो या आपने उससे ज़्यादा ही करी होगी, लेकिन आप रुके हो, अगर फेल हुए हो, अगर आपकी रैंक नहीं आई उसकी आई है, तो इतना ध्यान रखना क्योंकि उसने उस टाइम 3 घंटे में पेपर में आंसर्स अच्छे से लिखे।
भले ही उसको कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छे से आता हो या नहीं आता हो, बट यस उसने स्टार्टिंग की राइटिंग तो बहुत ही अच्छी लिखी होगी, फिर भले ही कचरा किया हो आगे, लेकिन यस स्टार्टिंग की राइटिंग बहुत अच्छी लिखी होगी। इन्विजिलेटर आप खुद देखना, आप खुद भी जब कॉपी चेक करोगे ना, तो पेपर चेकर के मन में यही आता है, आप खुद कॉपी चेक करोगे तो आपके मन में भी होगा ना कि हाँ जिसने सुंदर लिखा है यार ये पढ़ने वाला बच्चा होगा। स्टार्टिंग के 3-4 आंसर सही है और सुंदर हैंड राइटिंग में है ना, तो फिर आने वाले ठीक है, थोड़ा भी हुआ तो मार्क्स दे देते कि चलो पढ़ने वाला बच्चा है, अब थोड़ी स्पीड पकड़ ली होगी। आप खुद भी कॉपी चेक करोगे, आप यही सोचोगे। इसीलिए जब आप खुद ऐसा सोचोगे तो सोचो जो सामने वाला है उसको तो इतनी सारी कॉपी चेक करनी है दिन की, तो वो कैसे चेक करेगा। अगर उसको 10 कॉपी में 1 कॉपी सुंदर हैंड राइटिंग में मिली ना, स्टार्टिंग के कुछ आंसर्स बहुत अच्छे से मिले, 100 मार्क का पेपर कंप्लीट करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर पास होना 100 मार्क का कंप्लीट करना ज़रूरी है, लेकिन येस अगर सुंदर हैंड राइटिंग में लिखोगे स्टार्टिंग के 4-5 आंसर, तो भी ऐसा है कि बाद में थोड़ी सी स्पीड जाएगी, बट येस पेपर नहीं छूटेगा। एंड कोशिश करो कि थोड़ी अच्छी लिखो स्टार्टिंग के 3-4 आंसर में, ताकि सामने वाले पे इंप्रेशन अच्छा पड़े एंड मार्क्स ज़रूर आए। ओके, सो ये थी कुछ आज की टिप्स ऑल इंडिया रैंक लाने के लिए। और भी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मैं आपको बिल्कुल आप लोगों के साथ में वीडियोस बनाती रहूँगी। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। ओके, बहुत अच्छे से मेहनत करो, सिर्फ 30 डेज लेफ्ट है और रैंक ज़रूर आएगी अगर अच्छे से टेक्निक्स फॉलो करी गई तो। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।